आज पूरे कॉलेज में कानाफूसी जारी थी। विद्यार्थी ही नहीं बल्कि प्रोफेसर भी आपस में सपना और दिवेश का नाम लेकर गंदी भाषा का उपयोग करते हुए परिहास कर रहे थे। सपना जैसे ही फाइनल वर्ष की कक्षा के आगे से निकली तो अपने दो मेधावी छात्रों रिया और अनुराग पर प्रोफेसर शर्मा को चिल्लाते हुए देख हैरान थी। स्वयं को रोक ना पाई और कक्षा में घुस पूछ बैठी, क्या हुआ शर्मा जी, इन दोनों पर इतना गुस्सा क्यों? आप जैसे प्रोफेसर यदि कॉलेज में होंगे तो छात्रों का उद्दंड और बेशरम होना तो स्वाभाविक ही है ना? गुस्से में प्रोफेसर शर्मा बोले। अपनी अपनी सोच है शर्मा जी। आधुनिकता का लबादा ओढ़े आज भी लोग संकीर्ण सोच तक ही सीमित हैं। बयां कसते हुए सपना कमरे से बाहर निकल स्टाफ रूम की ओर बढ़ गई। 48 वर्षीय सपना, गोरा रंग, लंबा कद, सुडौल काया। उसको देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वह उम्र के 48-52 देख चुकी है। आज भी 30-32 की लगती है। सपना को देखते ही सावित्री प्रोफेसर बोली, क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ नहीं दीदी, कहने को 21वीं सदी में आ गए हम, परंतु आज भी देखो सोच वही पुरानी है। ठंडी आह भरते हुए सपना बोली, लगता है हमारी मिठाई बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई, दिवेश ने कमरे में घुसते हुए कहा। दिवेश का चेहरा देखते ही सपना का चेहरा खिल गया। आपको आपकी होने वाली तीसरी शादी की बहुत बहुत बधाई सपना जी, मधु ने कमरे में घुसते ही कहा। आपकी बधाई में व्यंग अधिक और खुशी नाम मात्र को दिखाई दे रही है मधु जी। हद है, एक शिक्षित औरत होकर कितनी तुच्छ सोच रखती हैं। भावी पीढ़ी को रोशनी कैसे प्रदान करेंगी जब खुद की आंखों पर पट्टी बंधी है तो? देवेश क्रोधित स्वर में बोला। 4 वर्षों में पहली बार देवेश का क्रोध सपना और अन्य प्रोफेसरों ने देखा था। शायद आज सुबह से सबके तानों, व्यंग या नज़रों का निष्कर्ष था कि देवेश जैसा शांत इंसान ज्वालामुखी में फट गया। आखिर क्या राज था जो सपना और देवेश को सबके तानों का सामना करना पड़ रहा था? देवेश, तुम भी ना छोड़ो, हमें तो यह सब पता ही था ना। चलो, तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया और मुझे भी घर जल्दी जाना है। बात बढ़ती देख देवेश का हाथ पकड़कर सपना उसे बाहर ले आई। क्यों रोका तुमने मुझे? आज सबको ऐसी खरी खोटी सुनाता कि याद रखते सब। देवेश अभी भी गुस्से में ही था। अरे बाबा, बस शांत हो जाओ, मुस्कुराते हुए सपना बोली। शाम को चाय पीने आ जाना, इंतज़ार करूँगी। आजकल मीठी भी नहीं है तो अकेले चाय पीना अच्छा नहीं लगता, और मैं अपने अपार्टमेंट में जा रही हूँ। मुस्कुराते हुए सपना को देखकर देवेश ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। सपना कॉलेज के भीतर ही पीछे की ओर बने प्रोफेसरों के अपार्टमेंट में रहती थी। अच्छा खासा नामी गिरामी कॉलेज था। 4 बजते ही देवेश की क्लास खत्म हुई और वो सपना के अपार्टमेंट की ओर बढ़ गया। अभी घर के मुख्य द्वार तक भी ना पहुंचा था कि लॉन से सपना के गुनगुनाने की आवाज़ सुनते ही कदम रोक दिए। सपना हर बार की तरह अपना मनपसंद गीत जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए गा रही थी। सच, जिंदगी जीने के इसी जज्बे के कारण तो देवेश को सपना इतनी पसंद थी। अचानक सपना की नज़र देवेश पर पड़ी और वो एक 20 बरस की युवती की भांति शर्मा गई। जी में तो आया देवेश को कि उसे अपने बाहों में भर ले, परंतु वो अपने प्रेम की गर्मा को नष्ट नहीं करना चाहता था। तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, कहते हुए देवेश को लॉन का दरवाज़ा खोला और स्वयं रसोई घर की ओर मुड़ गई। अभी दोनों ने अदरक वाली चाय का लुत्फ लेना शुरू ही किया था कि अचानक घंटी बज गई। सामने देखा तो अनिरुद्ध, अनुराग, रिया और मानसी खड़े थे। तुम सब अचानक कैसे और क्यों? सपना ने हैरानी से पूछा। आज तो क्लास की कोई बात नहीं हुई थी ना मैडम? हमेशा हम काम के लिए ही आए, यह ज़रूरी तो नहीं ना? आज हम सब
आप दोनों को आपकी सगाई के लिए बधाई देने आए हैं। गुलाब के फूलों का गुच्छा दोनों को पकड़ाते हुए मानसी बोली। चलो आ जाओ, दिवेश मुस्कुराते हुए बोला। अक्सर सपना के शिष्य उससे मिलने घर आते थे। कारण था सपना का अर्थशास्त्र का प्रोफेसर होना, और जब भी छात्राओं को कोई कठिनाई होती तो चला आता, परंतु मुफ्त में पढ़ने, क्योंकि कॉलेज के प्रोफेसरों को कॉलेज के शिष्यों को पढ़ाने की अनुमति नहीं थी। सबको जूस के टिन पकड़ाते हुए सपना बोली। रिया, तुम्हें क्या हुआ जो इतनी चुप हो? मत पूछो मैम, आज तो बस आप दोनों के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनकर परेशान हो गई है। जवाब तो इसको देना आता नहीं है, इसलिए बस गीली आंखें पोंछते जा रही है, अनुराग बोला। रिया, ऐसी बातों को दिल से नहीं लगाते। मुझे तो पूरी जिंदगी हो गई ऐसी बातें सुनते हुए, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, सपना ने रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उसे इन बच्चों में अपनी मीठी ही तो दिखाई देती थी। मैम, क्या सच में यह आपकी तीसरी शादी है? डरते और सहमे स्वर में रिया बोली। हाँ रिया, यह सच है। सपना, तुम इन बच्चों को अपने जीवन की कहानी सुना ही क्यों नहीं देती? दिवेश बोला, और चारों के चारों उत्सुकता से चमक उठे। नहीं दिवेश, बच्चे हैं अभी, और मेरी कहानी जानकर क्या करेंगे? सपना बोली। सपना, उच्च स्नातक की शिक्षा लेने वाले ये जो उम्र के अंदाजन 21 वर्ष पार कर चुके हैं, वो बच्चे हैं तुम्हारी नज़र में, जबकि इनसे भी कम उम्र में तुम्हारी ज़िंदगी में तूफान ने दस्तक दे दी थी। दिवेश ने जोर देते हुए कहा। तुम्हारी कहानी से इन्हें नई सीख मिलेगी। सोच क्या रही हो? मैडम जी, आज अपने छात्रों को अर्थशास्त्र की जगह जीवन का पाठ पढ़ाओ। इसके कहते ही सभी सपना के पीछे पड़ गए और सपना अपने अतीत के पन्ने पलटने पर मजबूर हो गई। अनिरुद्ध, अनुराग, रिया और मानसी जमीन पर बिछे कालीन पर बैठ गए और देवेश और सपना सोफे पर बैठे थे। सपना ने कहना शुरू किया। मैं भी एक साधारण सी आम सी लड़की थी जिसके हजारों सपने थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार था हमारा, जिसमें माँ सरता, पापा बिरजेश, दादी शीला, मैं, मेरी छोटी बहन मेघा और छोटा और बहुत शैतान भाई मृदुल था। परिवार बड़ा था और कमाने वाले सिर्फ पापा। एक प्राइवेट नौकरी में खींच तान कर गुजारा चल रहा था। बहुत बड़े तो नहीं, पर एक औसत प्राइवेट स्कूल में हमें शिक्षा दिलवाई जा रही थी, क्योंकि मेरे पिताजी का मानना था कि शिक्षा जीवन में अहम भूमिका निभाती है। भाई बहन से लड़ते झगड़ते और दादी की डांट खाते खाते न जाने कब बचपन बीत गया, पता ही नहीं चला। देखते ही देखते मेरी 12वीं भी हो गई और अच्छे अंकों के कारण मुझे लड़कियों के अच्छे कॉलेज में दाखिला भी मिल गया। बीए द्वितीय वर्ष में थी मैं और बीए के बाद बीएड कर मेरा शिक्षण क्षेत्र में ही करियर बनाने का इरादा था। सब कुछ सही तो चल रहा था, पर उस दिन जैसे ही घर पहुंची तो आ गई महारानी। कितनी बार कहा ये पतलून पहनकर कॉलेज मत जाया कर। हर बार की तरह दादी बोली। दादी, इसको पतलून नहीं जींस कहते हैं, मैंने हंसते हुए कहा। जमाना तेजी से बदल रहा था, परंतु हमारे घर के बुजुर्ग अभी भी उस बदलाव के लिए तैयार ना थे। अब बहस करने की आदत छोड़ दे, जाकर कोई अच्छा सा सूट निकाल कर पहन ले। शाम 6 बजे तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ताई जी की आवाज़ रसोई से आई और मैं हैरान थी। ताई जी कैसे अचानक हमारे घर आ गई? हम लोग दादाजी के पुराने घर में रहते थे और ताया जी का परिवार 2 किलोमीटर की दूरी पर नए घर में। दादी की जीत थी कि उनके जीते जी इस घर को तोड़कर नया घर नहीं बनवाया जाएगा, और मेरे पापा के पास पैसे भी कहाँ थे जो घर की मरम्मत करवा सके। सो सब ऐसे ही चल रहा था। लड़के वाले, मम्मी, अभी तो मेरी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई और आपने वादा किया था कि जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती आप लोग शादी का नाम नहीं लेंगे। अभी इतना ही बोली थी मैं कि सामने से पापा आते दिखाई दिए। पापा, देखो ना ताई जी क्या कह रही हैं।
बेटा अच्छा परिवार है और तेरी बुआ के ससुराल की ओर से रिश्ता आया है। आज देख लेते हैं, आगे क्या करना है वो फिर बाद में देखेंगे। जा, जैसे तेरी ताई और दादी कह रही हैं वैसा कर। पापा के प्रत्युत्तर को सुनकर मैं स्तंभ रह गई। घर में लड़के वालों के आने की वजह से सभी कुछ न कुछ काम कर रहे थे। बड़ी खूबसूरती और चालाकी से दीवारों से हटते पेंट को छिपाने की नाकाम कोशिश की जा रही थी। मैं चुपचाप बैठी अपने भविष्य के साथ होते खेल को देखने के लिए मजबूर थी। चाहे कितनी भी शिक्षित हो जाएं, लड़कियों के संस्कार आड़े आ ही जाते हैं और मैं तो शिक्षित भी नहीं थी। इतने में माँ मेरे पास आकर मेरे कान में फुसफुसाई, घबरा मत, तेरी बुआ के ससुराल से आए रिश्ते को कैसे मना करते, इसलिए दिखाने के लिए मना ना कर सके। अभी तो सिर्फ देखना दिखाना है, क्या पता उनकी कोई मांग हुई तो रिश्ता हो ही ना। चिंता मत कर, तू बस कपड़े बदल कर आ जा, बाकी मैं सब संभाल लूँगी। माँ के इतना कहते ही मेरे चेहरे पर एक चमक आ गई। सच में माँ सब समझती है। झट से गीत गुनगुनाते हुए मैं तैयार होने लगी। जैसे ही लड़के वाले आए तो समीर से आंखें चार हुई। कोई भी लड़की उसे ना नहीं कह सकती थी। कारण था उसका सौम्य व्यक्तिगत और इंजीनियर होना, परंतु मेरे लिए मेरी शिक्षा अधिक मायने रखती थी, सो मैंने अपने दिल को उस ओर जाने ही ना दिया। जी, हमें आपकी लड़की पसंद है, हमारी ओर से हाँ है, समीर की माँ कांता बोली। मेरे तो रंग ही उड़ गए। बड़ी मुश्किल से मेरी माँ ने लड़के वालों से एक दिन की मोहलत मांग उन्हें रुखसत किया। शर्ता, तुम्हारा दिमाग खराब है, जो होते हुए रिश्ते को हाथ से जाने दिया। ताई जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। ताई जी, मुझे अभी और पढ़ना है, अभी शादी नहीं करनी मुझे। मैं गिड़गिड़ाई। बिना दान दहेज के इतना अच्छा घर परिवार मिल रहा है, पर तुम लोगों को बिरादरी की कोई समझ नहीं। अरे बिरजेश, इन औरतों की छोड़, अपने दिमाग से काम ले। आगे मेघा भी तैयार बैठी है। तेरी लड़की कोई छोटी ना है, 20 पार कर जाएगी अगले महीने। घर मरम्मत के तो पैसे ना है, 2-2 लड़कियां कैसे ब्याहेगा। ये रिश्ता होकर ही रहेगा। अभी मैं जिंदा हूँ और इस घर के फैसले में मैं ही लूँगी। दादी ने फैसला सुनाया। पर मेरी बीए तो पूरी होने दो ना, बोलकर मैं रोते हुए कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर में पापा मेरे कमरे में आए। उनके चेहरे पर चमक थी, सो मुझे एक उम्मीद जागी। बेटा, मेरा खुद समीर और कांता जी से बात हुई है। वो बोले उन्हें तेरे आगे पढ़ने में कोई एतराज़ नहीं है। देख, 2 माह बाद तेरे इम्तिहान है, वो तुम दे देना और आखिरी वर्ष के लिए वो लोग तेरे कॉलेज जाने के लिए मान गए हैं। सो अब ना कहने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पापा खुशी से बोले। मैंने आस भरी नज़रों से माँ को देखा। ऐसे मौके पर एक औरत ही तो दूसरी की भावना को समझ सकती है, पर माँ भी बोली, बेटा, कांता जी तो कह रही थी कि उनके लिए जैसे उनकी बेटी रश्मि वैसी तू। तुझे पता है वो बहुत अच्छे लोग हैं, तुझे बहुत खुश रखेंगे। माँ की बात सुनकर मेरी रही सही उम्मीद भी धराशायी हो गई। मैं भीगी पलकों से जन्म देने वालों को देखती रही, जो अपने कलेजे के टुकड़े की दिल की बात भी ना समझ सके। पूरी जिंदगी अशिक्षित होने के कारण माँ को असहाय और मजबूर देखा था। जब जब पापा का वेतन कम पड़ता था तो माँ को मजबूर देखती थी। उस पूरी रात तकिया भिगोती रही। एक ही दिन में सारे सपने आंसुओं में धुल गए थे। उधर घर में खुशी की लहर थी। बेटा, बहुत दिनों बाद घर में खुशी आई, इसे मत छीन, तेरे हाथ जोड़ती हूँ। पहली और आखिरी बार तुझसे कुछ मांग रही हूँ। माँ, किस बात ने मुझे हामी भरने को मजबूर कर दिया और 1 माह बाद ही होने वाले विवाह के लिए मैंने हाँ कर दी। पूरी रात मैं करवट बदलती रही और सोचती रही कि कैसे मेरी ज़िंदगी एक ही दिन में बदल गई थी। वो पिता जिसने स्वयं अपनी बेटी को शिक्षित होने के ऊंचे ऊंचे सपने दिखाए, एक अच्छे परिवार से रिश्ता आते ही खुद ही उन सपनों को तोड़ बैठा।
एक माँ जो खुद कम शिक्षित होने की वजह से अपने पति का जीविका चलाने में साथ न देने को खुद को कोसती थी, आज वह मेरे लिए लड़ी तक नहीं। उस विवाह की मुझे कोई उमंग ना थी। हाँ, एक बार समीर से अकेले मिलने दिए माँ पापा ने, पर दादी मुझे धमकी देते हुए बोली, देख छोरी, कुछ भी ऐसा मत बोलना या पूछना जो रिश्ता टूट जाए। एक कैफ़े में मिले थे हम दोनों, गंभीर प्रवृत्ति के समीर से सिर्फ एक सवाल पूछा था मैंने, मेरे में आपने ऐसा क्या देखा? आप इंजीनियर पढ़े लिखे, मेरी तो अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुई और हमारी उम्र में भी 8 वर्ष का अंतर है। एक तुम्हारा सौंदर्य और माँ को घरेलू लड़कियाँ ही पसंद है। माँ का कहना है कि कम उम्र की लड़कियाँ घर गृहस्थी में जल्दी रच बस जाती हैं। समीर के उत्तर को सुनकर हैरानी से पुनः सवाल दागा, यह तो आपकी माँ का विचार है और आपकी इस बारे में क्या राय है? मेरे सवाल के उत्तर में सिर्फ समीर इतना बोले, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और उनकी खुशी ही मेरी खुशी है। समीर के इस सवाल से तिलमिला उठी थी मैं। जी में तो आया कि चीख कर कहूँ, जाइए फिर ऐसी लड़की ढूंढिए जिसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता हो, जो घर पर रहना चाहती हो। मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ। मेरी देहरी पर रिश्ता भेजने की क्या ज़रूरत थी? पर शब्द हलक में अटक गए। आंखों के सामने बेबस माँ, पापा और क्रोधित दादी का चेहरा नजर आया और ओठों को बीच कर चुप हो गई। रिश्ता होने के बाद कॉलेज जा ही नहीं पाती थी। दादी किसी न किसी बहाने रोक लेती। बस लाइब्रेरी से किताबें लाकर रात में आने वाली परीक्षा की तैयारी करती। किसी भी तरह से मैं अपनी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती थी और मेरी सहेलियां, वो तो मुझे बावली बुलाती थी। याद है मुझे, मेरी खास सहेली पुष्पा बोली थी, अरे तेरे तो भाग खुले जो इतने अच्छे परिवार से रिश्ता आया। अब क्यों किताबों में सिर खपाना है तुमको? मज़े से शादी की तैयारियां कर बस। अब तो मेरे मन की व्यथा कोई ना समझ पाया, परंतु फिर भी मन में एक आस थी कि समीर शिक्षित है तो कम से कम मेरी शिक्षा अधूरी नहीं रहने देंगे। और देखते ही देखते विवाह का दिन आ ही गया। पापा ने अपनी हैसियत से बढ़कर खर्चा किया। जब इस बात पर मैंने बहस की तो बोले, बेटा ऊंचा खानदान है, ऊपर से कोई मांग भी नहीं है, सो खातिरदारी तो लड़के वालों की उनके अनुसार करनी ही होगी ना। पापा का ये जवाब मुझे समझ ना आया, अर्थात पिता की जेब तो हर हाल में कटनी ही है। पापा समझ पाते कि यदि मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई होती तो उन पर इतना बोझ ना पड़ता। अपने अंतर्मन के तूफान को दिल में दबाए हुए मैं लाल जोड़े में बैठी अपनी बदलती तकदीर को मूर्ख दर्शन की भांति देख रही थी। अपने आधे अधूरे सपनों को लेकर मैं समीर के घर आ गई। डोली द्वार से अंदर ही गई थी कि समीर की माँ ने कहा, चल रश्मि, भाभी की अटैची खोल कर देख, जो साड़ी तुझे पसंद हो वो ले ले। सबके सामने बड़ी बेशर्मी से रश्मि बोली, मौसी आपको लगता है कि मुझे भाभी की कोई भी साड़ी पसंद आएगी? उसके इस उत्तर से शर्म से पानी पानी हो गई। ससुराल में पैर धरते ही मेरी गरीबी का उपहास बनना शुरू हो गया। रिश्ते के समय बड़ी बड़ी बातें करने वाली सासू माँ कहीं ना दिखाई दी, जिनसे पूछ सकती कि क्या सिर्फ ऐसी बेइज्जती करने के लिए ही मुझे अपने घर की बहू बनाकर लाई हैं। सारी रस्में पूरी करके जो ही कमरे में पहुंची तो लगा समीर 2 घड़ी बात करेंगे हमसे। मन की बात कहना चाहती थी, उनके दिल की कुछ सुनना चाहती थी, परंतु उन्होंने भी देह के रिश्ते को बनाया और पलटकर गहरी निंद्रा में डूब गए। रात भर घूमते पंखे को देखते हुए न जाने कब मेरी आँख लग गई। कोई सपनों का महल नहीं था, यह एक साधारण सा ससुराल था जहाँ हर वक्त सास को बहू को ताने सुनाना बहुत भाता था। सारा दिन घर के काम काज करती और बातें सुनती। बचपन से सुनती आई थी कि औरत जात पानी की भांति होती है, जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेती है। मैं भी उसी सांचे में ढलती चली गई। जब जब माँ को मन की बात बताती तो माँ मुँह मेरे सिर पर हाथ फेरती, मानो अपने स्पर्श से अपनी बेटी को
आने वाली कठिनाइयों को झेलने के लिए हिम्मत दे रही हो, पर समाधान नहीं। सब्र कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस यही रटा रटाया जवाब हर समय उनके ओठों पर तैयार रहता था। किसी तरह दूसरे वर्ष की परीक्षा मुझे देने दी, परंतु तीसरे वर्ष के दाखिले की बात करते ही समीर बिदक गए। क्या करोगी पढ़ाई पूरी करके? माँ को इस तरह घर की बहू का कॉलेज जाना पसंद नहीं है। बोल दिया ना एक बार कि अब इस विषय पर बात नहीं होगी। हैरानी से समीर को देखती रही, जिसकी नज़रों में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था। क्या करती मैं? कुछ ना कर पाई और देखते ही देखते विवाह को 1.5 वर्ष बीत गया। अब तो रिश्तेदार भी खुशखबरी की मांग करने लगे और आखिर हार कर सासू माँ मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। देखिए, थोड़ी सी दिक्कत है, पर कुछ इलाज के बाद इसके पाँव भारी हो जाएंगे, डॉक्टर ने आश्वासन दिया। घर पहुंचते ही सासू माँ ने मेरी माँ को फ़ोन घुमा दिया। न जाने इसके रूप रंग में हम क्यों फंसे। न दान लिया न दहेज। अब तो तुम्हारी लड़की हमारे वंश को भी आगे नहीं बढ़ा सकती। उसके इलाज को भी हमें पैसा खर्चना पड़ेगा। जी, मैं आया कि माँ पापा को फ़ोन करके बोलूँ। देखा, मुझे ना पढ़ाने का नतीजा कि आज मैं अपने इलाज के लिए मोहताज हूँ। पर कुछ ना बोली, मूक रही, तिल तिल कर पिसती रही, घुट घुट कर मरती रही। पूरे 1.5 वर्ष बाद मेरे पाँव भारी हुए। सच, सास में माँ भी दिखती है, पहली बार एहसास हुआ। देख बहू, पहला तो पोता ही चाहिए। हमारे घर की रीत ना तोड़ियो। मेरे भी पहले 2 बेटे हुए, फिर रश्मि। सासू माँ प्यार से बोलती, पर उनकी बात सुनकर सिहर जाती थी मैं। अगर बेटी हो गई तो? बस यह सोचते ही मैं घबरा उठती थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था कि मुझे बेटी से कोई परेशानी थी। बस मैं अपना विवाहित जीवन सुख से बिताना चाहती थी। शायद बेटा होने पर मुझे इस घर से कुछ प्यार मिल जाता। बस देवर शौम था जो अक्सर अपनी माँ को डांट देता था। बेटी हो तो भी कोई बात नहीं माँ, आजकल सब बराबर हैं। पर सासू माँ तो उसकी एक ना सुनती। और उस दिन जब दर्द उठा तो सभी मेरे साथ ही अस्पताल गए थे। प्रसूति गंभीर थी, सो मुझे बेहोश कर दिया गया। ऑपरेशन जो करना था। जैसे ही होश में आई तो कमरे में सिर्फ मेरी माँ थी। प्यार से माँ ने हालचाल पूछा और बताया बेटी हुई है। सब कहाँ है माँ? मैंने पूछा। बेटी होने की खबर सुनते ही सब चले गए, माँ ने ठंडी आह भरते हुए कहा। बेटे के मुँह में इतने अंधे हो गए समीर की एक बार मेरा हालचाल पूछने के लिए भी न रुके। मेरी आक्रोश भरी नज़रों का सामना करने में असमर्थ थी, जिसमें प्रश्न तैर रहा था। क्या इसी को आपने बड़ा घर बोला था, जहाँ मानवता भी नहीं थी? 1 सप्ताह बाद मैं मीठी को लेकर ससुराल आ गई। हाँ, यही तो नाम रखा था मैंने उसका प्यार से। मेरे जीवन में तो मिठास ही लेकर आई थी वो। सारा दिन काम करती, ताने सुनती, पर जैसे ही मीठी को गोद में लेती सब भुलाकर उसके साथ समय बिताती। सच, मातृत्व का सुख ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयान भी नहीं किया जा सकता है। 1.5 वर्ष की हो गई थी मीठी, अपने पैरों पर चलने लगी थी। समीर से बस देही का रिश्ता था, मन तो कभी जुड़ा ही नहीं था उससे। लगता था मेरी दुनिया बस मीठी की चारों ओर ही घूमने लगी थी और मैं खुश थी इस दुनिया में कि अचानक एक दिन सब कुछ सही तो चल रहा था। माँ और पापा के बताए रिश्ते से विवाह कर एक अच्छी बेटी का फर्ज निभाया। ससुराल में सारा दिन सबकी सेवा की और तानों की मार भी सही, पर मुख से उफ तक ना की। वो और बात है कि मुझे सुशील बहू के नाम से ना पुकारा गया। समीर को भी बस अपनी माँ की खुशियों की चिंता रहती थी, मेरी नहीं। इन सब विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुराती रहती थी, क्योंकि औरत जो थी खुश रहने का स्रोत तो ईश्वर ने मुझे दे दिया था मीठी के रूप में। जैसे एक बच्चा अपनी माँ का आंचल खोजता है, वैसे ही मैं मीठी का सान्निध्य खोजती थी। लगता था कि मीठी के जरिए ही अपने सपने पूरे कर लूँगी। अब यह ज़िंदगी भी रास आने लगी थी कि पुनः एक दिन
मेरी ज़िंदगी बदल गई। उस दिन कुछ भी तो ऐसा नहीं हुआ था, पर दुनिया ही बदल गई। शाम का समय था और सुबह से मीठी की तबीयत ठीक नहीं थी। 2 बार समीर को फ़ोन करके घर जल्दी आने को कह दिया था। सुनिए, सब घरेलू इलाज कर लिए, पर मीठी को पता नहीं क्या हो गया है जो रोए जा रही है। जल्दी आ जाए, डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ेगा। पर समीर पिता की भूमिका कम और बेटे की भूमिका निभाने में अधिक माहिर थे। घर आते ही न जाने सासू माँ ने क्या पट्टी पढ़ाई कि साहब डॉक्टर के यहाँ जाने को मना कर दिया। आज पहली बार मैंने इन 5 वर्षों में मुंह खोला, वो भी अपनी बच्ची के लिए। आज तक आप मम्मी जी की बातों में आते रहे, मैं कुछ नहीं बोली, परंतु आज चुप नहीं रहूँगी। या तो आप अभी डॉक्टर के यहाँ चलिए, नहीं तो मैं अकेले चली जाऊँगी। पता नहीं मेरी बात का असर था या पुत्री का मोह। चुपचाप समीर डॉक्टर के यहाँ जाकर दवाई ले आए। मम्मी जी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने पूरे घर में शोर मचा दिया। न उस दिन सोम घर पर था, न रश्मि। दोनों ही अपने मामा के बेटे के जन्मदिन पर गए थे। पहली बार समीर को अपना पक्ष लेते हुए देखा। माँ, बस भी करो, अब 5 बरस से देख रहा हूँ सपना को चुपचाप सब तो करती है, फिर क्यों इतना तुम इससे गुस्सा रहती हो? थक गया हूँ मैं रोज रोज की चिक से। घर का माहौल मधुर बनाना तुम्हारे हाथ में है। समीर की इस बात से पिछले 5 वर्षों की कड़वाहट 5 पलों में ही दूर हो गई। सच, हम औरतें भी ना इतनी जल्दी पिघल जाती हैं। जी तो चाहा कि आज दौड़कर दिल से उनको गले लगा लूं। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट सासू माँ से छिपी ना रही। हे भगवान, यह दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? आज इसने तुझे भी अपने जाल में फंसा लिया। माँ के ताने आज पहली बार समीर को पड़ रहे थे। समीर के लिए ये ताने असहनीय थे। एक पुरुष भी तो विवाह के बाद माँ और पत्नी में बट सा जाता है। गुस्से में समीर ने स्कूटर की चाबी उठाई और घर से निकल पड़ा। न फ़ोन किया, न हेलमेट। समीर के जाते ही उन तानों का रुख मेरी ओर मुड़ गया। देख, आज तेरी वजह से मेरा बेटा जीवन में पहली बार मुझसे लड़कर निकला है। तूने आज एक माँ के हृदय को दुखाया। मेरी ऐसी हाय लगेगी कि याद रखेगी। अंधविश्वासी तो मैं नहीं थी, परंतु ऐसी बात सुनते ही मेरा हृदय काँप सा गया और वो हो गया जो सपने में भी ना सोचा था। समीर ना आए, परंतु आई तो केवल उनकी गंभीर दुर्घटना की खबर। मैं रोई, चीखी, चिल्लाती रही, पर मुझे उनके पास अस्पताल न जाने दिया। उन 2 दिनों में मुझ पर क्या बीती बस मैं ही जानती हूँ। सौम्य से समीर की हालत जानने के लिए पूछती तो वो बिना मेरी तरफ देखे बस गुस्से से यह कहता, अभी हालत गंभीर है। और रश्मि से पूछती तो वो नफ़रत भरी नज़र से देखकर बोलती, पर यह वक्त लड़ने झगड़ने का तो था नहीं। लेकिन फिर भी अब क्या करेंगी? हालचाल पूछकर सब किया धरा आपका ही है। स्तंभ रह गई उसकी बात सुनकर। सारा दिन खाना बना कर अस्पताल के लिए देती और बस इंतज़ार करती एक अच्छी खबर का। सासू माँ तो एक बार भी घर ना आई थी और मेरे माँ और पापा को भी अपमानित करके भेज दिया गया था अस्पताल से। और तीसरे दिन दोपहर को आते ही शोम ने ड्राइंग रूम खाली करवाना शुरू कर दिया। भागकर उसके पास गई। पहली बार हक से पूछा, क्या हुआ, बताते क्यों नहीं? बस आंसुओं को रोक इतना ही कह पाया, भैया हमें छोड़कर चले गए। पूरा कमरा मानो घूमता सा नज़र आने लगा, मानो जीवन रुक सा गया है। कुछ ही देर में रिश्तेदारों का तांता सा बन गया और सासू माँ ने मुझे देखते ही कहा, खा गई चुड़ैल मेरे बेटे को। न उस दिन तू लड़ाई करती, न मेरा बेटा गुस्से में घर से जाता। हैरान रह गई यह सुनकर। गुस्से में तो समीर अपनी माँ की वजह से गए थे, परंतु अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने सारा दोष मेरे माथे गड़ दिया था। मेरे माँ पापा का भी रो रो कर बुरा हाल था। पता नहीं कौन सा दुख अधिक था उन्हें, समीर के जाने का या मेरे भविष्य का। 4 दिन बाद जब कुछ रिश्तेदार घर पर कम हुए तो सासू माँ ने फिर मुझ पर समीर की मौत का इल्ज़ाम लगाया। मैं बेसुध क्या जवाब देती? पर मैडम,
ऐसे झूठा इल्ज़ाम कोई किसी पर कैसे लगा सकता है? रिया ने बात काटते हुए कहा। खुद को सच्चा साबित करने के लिए इंसान अक्सर मर्यादा लांघ जाता है। अभी आगे तो सुनो, देवेश ने उत्तर दिया। अभी सासू माँ इल्ज़ाम लगा ही रही थी कि अपनी माँ की बात बीच में काटते हुए शौम बोला, माँ उस दिन घर पर जो हुआ मैं सब जानता हूँ। भैया ने घर से निकलते ही अपने दोस्त सुधीर को फ़ोन किया था और उसे सब बताया। कल ही उसने मुझे बताया। आप इस बात को अब और न उछालें और सपना भाभी पर इल्ज़ाम लगाना बंद करें। शौम की बस इतनी तसल्ली हुई कि समीर जाते जाते मेरे माथे पर लगने वाले कलम को हमेशा के लिए मिटा गए। क्या करती है छोटी, बड़ा बेटा गया, अब छोटा भी खोना है क्या? मुंह बांध ले कि उस शाम क्या हुआ था। माँ की बड़ी बहन रमा मौसी बोली। दिन बीतते गए, 13वीं का दिन आ गया। एक दिन पहले ही मेरे माँ पापा को फ़ोन कर दिया गया था, भाई साहब 13वीं के बाद ज़रा रुक जाना, कुछ ज़रूरी बात करनी है। सारी बिरादरी तो रोज़ रोज़ इकट्ठी होती नहीं है। फिर सासू माँ की बात सुनते ही पापा ने मुझे फ़ोन लगाया। सपना बेटा, ऐसी क्या बात है जो सबके सामने करनी है? पापा मुझे कुछ नहीं पता कहते हुए मैंने फ़ोन रख दिया। अगले दिन सब क्रियाकर्म से निपटने के बाद सासू माँ बोली, देखिए जी, आप अपनी मनहूस बेटी को यहाँ से ले जाइए। या क्या कह रही हैं कांता जी, बहू है आपकी और इस तरह हम इसको कहाँ लेकर जाएंगे? पापा हैरानी से बोले। आप तो मेरे घर की परिस्थिति को जानती हैं। पहले ही मेघा का अभी तक रिश्ता नहीं हो पा रहा है। मैं दो बेटियों का बोझ कैसे संभालूंगा? आप तो इसे बस एक कोने में पड़ा रहने दीजिए, उम्र भर आपकी सेवा करती रहेगी। पापा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। जैसे ही सासू माँ की बात सुनी मैं भीतर ही भीतर खुश हो गई। चलो इसी बहाने इस नर्क से छुटकारा मिलेगा और मैं अपना और अपनी बेटी मीठी का भविष्य संवार लूँगी। पर ये क्या, पापा ही मुझे अपने साथ ले जाने के लिए मना कर रहे थे। माँ और पापा तो मेरी ससुराल में होने वाली बेकदरी को जानते हैं कि कितनी परेशान हूँ मैं ससुराल में। फिर भी कोई पिता अपनी बेटी को उस नर्क में झोंकने को कैसे तैयार हो सकता है? 2-4 बार पापा ने हाथ जोड़े, परंतु सासू माँ टस से मस नहीं हुई। बोली, हम थोड़ा बहुत खर्चा पानी देते रहेंगे। देखिए जी, पोता होता तो फिर भी मैं रख लेती, पर पोती का मैं भी क्या करूँगी? जब जब सपना और मीठी को देखूँगी, समीर मुझे याद आएगा। आप कृपया करके इसे अभी यहाँ से हमेशा के लिए रवाना कर लीजिए। सासू माँ ने 2 टूक उत्तर दिया। अरे ऐसे कैसे रवाना कर लें? जात बिरादरी भी तो कोई चीज़ है। अचानक गुस्से से मेरी दादी माँ बोली। कहने को तो इन 5 वर्षों में बूढ़ी हो गई थी, पर आवाज़ आज भी दमदार थी। उस समय सारी बिरादरी में एक वही सबसे अधिक उम्र दराज महिला थी। बेटी ब्याह के दिए कोई चोरी छिपे नहीं आई। हमारी बेटी आपके घर और आप लोग खुद ही रिश्ता मांगने आए थे, या यही रहेगी इसी ससुराल में? मैं देखती हूँ इसको कौन यहाँ से निकालता है। दादी बोली। या भी तो सोचो, कम उम्र में बेटी का सुहाग उजड़ गया है। कम से कम मायके में रहेगी तो दूसरा विवाह तो हो जाएगा। ससुराल में कौन इसको पूछेगा दूसरे विवाह को? रमा मौसी बोली। ऐसा लग रहा था मानो रमा मौसी और सासू माँ दोनों ठान चुकी थी कि यह मेरा ससुराल में आखिरी दिन था। मैं दर्शक बने बैठी दोनों और के वार्तालाप को सुन रही थी। किसी ने मेरे दिल से जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ, न विवाह करते समय और न ही आज मेरी ज़िंदगी का फैसला लेते समय। आपको भी जात बिरादरी का पता ही है। आखिर क्यों नहीं इसका दूसरा विवाह ससुराल में रहकर हो सकता है? दादी माँ बोली। जवान कुमारा और सपना से बड़ा देवर घर पर बैठा है और उसके होते हुए आप अपनी बहू को किसी और के साथ बांधने की बात कर रही हैं। दादी माँ की बात सुनते ही मैं तो सख्ती में आ गई और शौम का भी रंग उड़ गया। समीर की ताई जी, जो कि हमेशा ही मेरी सासू माँ से 36 का आंकड़ा रखती थी, झट से हाँ में हाँ मिलाने लगी।
हाँ अम्मा, बात तो तुम पते की ही कह रही हो। बस फैसला हो गया, अभी के अभी शोम हमारी बेटी सपना की मांग में सिंदूर भर दे और घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी और आपकी पोती भी आपके पास ही। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी पोते का मुंह भी देखने के भी आपके नसीब हो ही जाएंगे। अम्मा की बात के दबाव और ताई जी की चालाकी के कारण उस समय बातें हाथ से फिसलती नजर आई। अरे अभी कैसे, अभी तो समीर की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई है। सासू माँ ने फिर बात रोकने की कोशिश की। मैं कुछ बोलने को ही हुई थी कि मेरी माँ ने मुझे बेबस आंखों से चुप करा दिया। शोम को भी जबरदस्ती कमरे में ले जाकर ताई जी और सासू माँ और मौसी ने न जाने क्या पट्टी पढ़ाई और रश्मि के विवाह का वास्ता दिया कि कुछ क्षणों में सामने मंदिर में रखा सिंदूर उठाया और सारा बिरादरी के सामने मेरी मांग भर दी। मैं हतप्रभ देखती रह गई कि यह मेरी किस्मत के पहला विवाह भी मेरी मर्जी के अनुरूप नहीं हुआ, जिसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और मीठी जो मेरी गोद में सोई थी, उसे तो पता भी नहीं चला है कि कुछ ही पलों में उससे उसके पिता का नाम छीनकर किसी और ने उसके ऊपर अपने पिता के नाम की मोहर लगा दी है। अगले 2 दिन बहुत भारी थे मुझ पर। न जाने कितने निर्णय लेती और बिगाड़ती। निर्णय लेना और उस निर्णय पर अटल रहना 2 अलग अलग बातें हैं और मैं दोनों में ही अकुशल थी। आज तक निर्णय लिया ही कहाँ था मैंने। बचपन से आज तक अपने जीवन की बागडोर अपने माता पिता के हाथों जो सौंप दी थी। कई बार जी चाहा कि माँ को फ़ोन करूं, पर फिर प्रश्न कौन था, क्या माँ मदद भी करेगी या अपनी बेबसी का रोना रोकर मेरे फैसले को कमज़ोर कर देगी। और उस तीसरे दिन सुबह आखिर मैंने एक फ़ैसला ले ही लिया। शोम के दफ्तर जाते ही उसे फ़ोन करके शाम को अनुराधा के साथ उसी पार्क में मिलने को कहा। अनुराधा और शोम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शोम अपने घर वालों के कारण अपना प्यार कुर्बान कर दिया था। शाम को नियत समय पर हम तीनों पहुंच गए और मेरे साथ थी मेरी प्यारी मीठी। उसे हर पल साथ रखती थी मैं। वो ही तो थी मेरे जीवन की धुरी, जहाँ शोम और अनुराधा के चेहरे पर अनेकों प्रश्न थे, मेरे चेहरे पर मुस्कान और सुकून। जब व्यक्ति अपने फैसले पर दृढ़ होता है तो ऐसा ही आत्मविश्वास झलकता है। बैठते ही मैंने बोलना शुरू किया। मैंने बहुत सोच विचार कर निर्णय लिया कि हम तीनों ऐसे जीवन नहीं बिता सकते और इसलिए मुझे और शोम को तलाक लेना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? माँ कभी इस बात के लिए राजी नहीं होंगी। और रश्मि के विवाह का क्या? उसे कोई अच्छा लड़का अपनी बिरादरी में नहीं मिलेगा। शोम हैरानी से बोला। तुम्हारी माँ तो किसी बात के लिए भी राजी नहीं होंगी, तो क्या 3-3 जिंदगियाँ खराब करोगे? हम तीनों ऐसे ही घुट घुट के मरेंगे। और मीठी, उसका सोचा कभी? जब वो बड़ी होगी उसे तुम्हारे और अनुराधा के बारे में पता चलेगा तो? तुम क्या सोचते हो अभी कुछ समय में हम पर दूसरे बच्चे का दबाव नहीं पड़ेगा क्या? मेरी कड़वी मगर सच्ची बातों ने उन दोनों को पुनः सोचने पर मजबूर कर दिया। बात तो तुम सही कह रही हो, परंतु क्या तलाक की बात से आपके माता पिता सहमत होंगे? शोम ने पूछा। नहीं, कभी नहीं, परंतु कब तक उनका सोचूंगी जब उन्होंने मेरे लिए सोचना ही बंद कर दिया है। शोम और अनुराधा मूक थे, मानो मेरे प्रस्ताव के बारे में गहन विचार कर रहे हों। सपना, कुछ भी सोचो मगर यह संभव नहीं, क्योंकि शोम अपनी माँ की बात को नहीं टाल सकते। जब उन्होंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने में कुछ पल लगाए तो तलाक की प्रक्रिया तो बहुत लंबी होती है। तुम्हारे माता पिता या शोम की माँ और बहन अपने आंसू दिखाकर अपने फैसले से डिगा ही देंगी। अंत में अनुराधा बोली। इस विषय में भी मैंने अच्छे से सोच लिया है। मैं यह सब इल्ज़ाम अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ, यदि तुम दोनों मेरी कुछ शर्तें मानो तो। मेरे यह कहते ही शोम और अनुराधा मेरी ओर हैरानी से देखने लगे। शोम, तुम नहीं, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, ऐसा ही मैं सबसे कहूँगी, पर इसके बदले में एक तो तुम्हें मेरी आगे की पढ़ाई का खर्च उठाना होगा और दूसरा तुम्हारी माँ के पास मेरे गहने पड़े हैं, वो मुझे वापस दिलवाने होंगे।
मेरी बात सुनकर शौम हैरान था। क्या आपको लगता है कि आपके माँ पापा आपको मुझसे तलाक लेने देंगे और आपको आगे भी पढ़ने देंगे? शौम ने हैरानी से पूछा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसलिए मैं अब अपने ससुराल और मायके दोनों से ही संबंध हमेशा के लिए तोड़ दूंगी। तुम फिलहाल अपने घर पर नहीं बताओगे कि तुम इन सब में शामिल हो। देखो, मेरा ऐसा करना अप्रत्याशित होगा, परंतु अपनी मीठी और अपना जीवन संवारने के लिए मुझे यह ठोस कदम उठाना होगा। काश जब मेरा रिश्ता समीर से हुआ मैंने तब आवाज़ उठाई होती। आज मैं शिक्षित होती तो कभी तुमसे यूँ मदद की गुहार न लगाती, परंतु मीठी को अपने बलबूते पर शिक्षित करूँगी। पर आज मुझे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। तुम्हारी मदद से और अपने जेवरों को बेचकर कुछ वर्ष निकल जाएंगे। जिस दिन मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई उस दिन के बाद मुझे तुमसे या अनुराधा से कोई मदद नहीं चाहिए होगी। मेरी बात सुनते ही शौम हैरानी से बोला। इतना दृढ़ विश्वास और निडर सपना को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने तो हमेशा एक सहमी सी लड़की देखी थी। हाँ, पर आज वो लड़की नहीं, मीठी की माँ बोल रही है, और एक माँ तो पूरे ज़माने से लड़ जाएगी। मेरी बात सुनते ही अनुराधा ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ईश्वर करे तुम अपने इरादों में सफल हो और मेरी तरह तुम भी आत्मनिर्भर बनो। पता नहीं तुम्हारा यह प्लान कितना कामयाब होगा, पर हम एक कोशिश तो करके देख ही सकते हैं। शौम ने मेरे प्रस्ताव पर सहमति दी। योजना तो बन गई थी, बस अब उसे अपने अंजाम तक पहुंचाना बाकी था। सब अपने अपने की ओर बढ़ चले। कठिन परीक्षा मेरी थी। कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से अपने जीवन को संघर्ष में झोंक दूंगी। हाँ, संघर्ष ही तो था। नहीं जानती थी इधर से निकलकर किधर जाऊंगी, क्या करूंगी और मीठी उसे एक छत कैसे दूंगी, पर अपनी तरह उसकी ज़िंदगी नर्क नहीं बनाना चाहती थी। कभी लगता कि शौम से गहनों और आगे की पढ़ाई के खर्चे की मांग रखकर जाती की, परंतु फिर इस सवाल को मन में न आने दिया। आखिर मेरे इस कदम से उसे भी तो अनुराधा के साथ विवाह करने को मिल रहा था, और मीठी बेटी नहीं तो सगी भतीजी तो थी, इसलिए चाचा होने के नाते भी तो शौम का कुछ फर्ज था। 2 ही दिन में मैंने ससुराल में ऐलान कर दिया, माँ मुझे शौम से तलाक चाहिए। मैं उन्हें दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। मेरा इतना कहते ही घर में सासू माँ ने तूफान खड़ा कर दिया। झट से मेरे घर फ़ोन कर दादी से बात की। देख ले अम्मा, बड़ी बिरादरी की दुहाई देकर मुझे दोषी करार देती थी, आज तो आपकी पोती खुद ही तलाक की मांग कर रही है। सासू माँ के एक फ़ोन की देरी थी कि जो माँ पापा और दादी मुझे सप्ताह में शायद एक बार बात करते थे, झट सब काम काज छोड़कर दौड़ते मेरे ससुराल पहुँचे। देख लीजिए ब्रजेश जी, आपकी संस्कारी बेटी जिसे अपने कलेजे पर पत्थर रखकर मैंने अपना छोटा बेटा अपने हाथों ही सौंप दिया, कैसे तलाक की मांग कर रही है। मायके वालों के घर में घुसते ही सासू माँ शुरू हो गई। अरे छोड़ी, बावली हो गई है क्या? घर परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती है, तलाक तक क्या बात पहुंच गई? दादी ने मुझे गुस्से से कहा। माँ मुझे खींचते हुए कमरे में ले गई। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तलाक लेने के बाद कहाँ जाएगी, क्या करेगी, सोचा है? एक छत मिली है, चुपचाप रहे। पूरी उम्र मीठी के साथ किधर भटकेगी, सोचा है कभी? कुछ भी कर लूँगी, पर अब घुट घुट के नहीं जीना। आप मेरी चिंता ना ही करें, आपके दरवाजे नहीं आऊँगी। पहली बार पलटकर माँ को जवाब दिया था। आधी अधूरी शिक्षा से कैसे जीवन गुजारेगी? क्या तेरा किसी और के साथ? तो पीछे से पापा की आवाज़ है और मैं टूट गई। मेरे अपने पापा, जिनके हर फैसले को मैंने स्वीकार किया, उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो मैं स्तंभ रह गई, और बस उसी पल मानो मायके से मेरे दिल के रिश्ते टूट से गए। माँ के मेघा के ससुराल वालों का वास्ता दिया, मुँह सुनती रही। कहते हैं एक जवाब देने से 1000 सवाल उठते हैं, सो मैंने अपना मुँह सील लिया था। सबकी नज़रों में मैं दोषी बन गई। किसी ने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई
तो किसी ने मेरे संस्कारों पर। पूरे 4 दिन के बाद मैं मीठी और अपना कुछ सामान लेकर उस नर्क से निकलने को कामयाब हो गई। घर से निकलने के बाद अनुराधा की एक सहेली के घर मुझे किराए का कमरा मिल गया और पास के बच्चों के प्ले स्कूल में एक अध्यापिका की नौकरी भी मिल गई। आय ना कहकर वह जेब खर्च मात्र थी। माँ और पापा को अब मृदुल के विवाह की चिंता थी और यदि घर में तलाकशुदा बेटी बैठी हो तो अपनी बेटी उस घर में कौन बिहाता है। बस इसीलिए माँ पापा ने भी मुझसे रिश्ता तोड़ लिया था। तेरा दिमाग खराब है, ऐसे कैसे उसको गहना दे दूँ? गुस्से से कांता शौम को बोली। माँ देख लो आप, कानूनन तो मीठी का इस घर की संपत्ति पर भी अधिकार है। यदि सपना ने उसकी मांग की तो गहने देकर कोर्ट के बाहर ही मामला रफा दफा कर लेते हैं। याद रखना, जब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर रहेंगे तब तक रश्मि के लिए भी अच्छा रिश्ता मिलना मुमकिन नहीं है। शौम की बात कांता जी की समझ में आ गई और उन्होंने मेरे गहने देते हुए जल्द मुझसे पीछा छुड़ा लिया। दिन में नौकरी करती, ट्यूशन पढ़ाती और रात को अपने कॉलेज की पढ़ाई करती। मीठी के साथ वक्त बीत रहा था और म्यूचुअल कंसेंट से तलाक जल्द ही हो गया। रश्मि का विवाह होते ही सामने कांता जी के समक्ष मुद्दे का प्रस्ताव रखते हुए निर्णय सुनाया गया। कांता जी के पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। शौम और अनुराधा के विवाह में मुझे आमंत्रित न किया गया, परंतु विवाह के अगले ही दिन दोनों मुझसे मिलने आए। सपना, ये सब तुम्हारे ही कारण संभव हुआ है, अनुराधा ने मुझे गले लगाते हुए कहा। काश इतनी हिम्मत मैंने अपने पहले रिश्ते के समय दिखाई होती, परंतु कोई बात नहीं, देर से ही सही मुझ में हिम्मत तो आई, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। माँ पापा ने कभी मुड़कर मेरी ओर ना देखा। मेघा और मृदुल के लिए तो मैं एक खुदगर्ज इंसान थी। शिक्षा ग्रहण करने के मेरे शौक और कुशांग दिमाग ने मुझे जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद की। मीठी भी बिल्कुल मुझ पर गई थी। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी करते ही मेरी कॉलेज में प्रोफेसर की नियुक्ति हो गई। विधवा औरत पर समाज कीचड़ नहीं उछालता, परंतु आज भी तलाकशुदा को अनेकों सवालों का जवाब देना ही पड़ता है। अपने आंचल को उस कीचड़ से बचाती हुई बस आगे बढ़ती गई। सपना ने अपनी बात पूरी की। और मैडम, आपके मम्मी पापा और सास कांता जी, दिवेश सर कैसे आए आपकी लाइफ में? वक्त बीतता गया और एक दिन दादी दुनिया से चली गई। मुझे पता चला मैं पहुंची, परंतु मुझे उनके दर्शन तक ना करने दिए गए। कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने अपनी मर्जी से तलाक लिया था। पापा ने साफ कह दिया कि उनके लिए मैं मर गई हूँ। जब पापा संसार से गए तो मैं उनकी देहरी पर नहीं गई। तब तक मीठी बहुत बड़ी हो चुकी थी और मेरा अपमान होते वो नहीं देख सकती थी। फिर एक दिन मुझे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। सपना, माँ की आवाज़ में इतना दर्द था कि खुद को रोक ना पाई। झट मिलने पहुँची। पापा के जाने के बाद मृदुल बदल गया था। उसकी पत्नी भी माँ को बहुत परेशान करती थी। माँ के इलाज तक के लिए पैसे नहीं देते थे। मैं माँ को अपने साथ ले आई। मीठी अपनी नानी के साथ बहुत खुश थी। माँ भी अपनी गलती पर हर रोज़ मुझसे माफ़ी मांगती। खुश होती जीवन में मेरी उपलब्धियाँ देखकर, पर चिंतित भी होती कि मीठी के विवाह के बाद मेरा क्या होगा। इतने वर्षों से मेरे प्रति भरा गुस्सा और नफरत माँ की आंखों से जा चुका था और जब एक दिन सौम्य और अनुराधा मुझसे और मीठी से मिलने आए तो उस दिन पहली बार माँ को सौम्य और अनुराधा का सच पता चला और माँ की नज़रों में अपने लिए सम्मान देखा। ऐसे क्या देख रही हो माँ? जो किया मीठी के सुनहरे भविष्य के लिए। मुस्कुराते हुए मैंने कहा, काश मुझ में भी तुझसे हिम्मत आई होती। माँ का दर्द मैंने महसूस किया, सो कसकर उन्हें सीने से लगा लिया। उस रात माँ जो सोई तो पुनः ना उठी। मृदुल आया और हक से बोला, माँ की अंतिम विदाई मेरे घर से होगी, यही रीत रिवाज है। माँ की सेवा के समय यह रीत रिवाज याद नहीं आई। माँ की विदाई यहीं से ही होगी और माँ का अंतिम संस्कार मैं ही करूँगी। डरे आवाज़ में बोली थी मैं। माँ को अंतिम विदाई मेरे ही द्वार से दी गई और मुखानी मैंने और मृदुल ने ही की। मेघा के ससुराल वाले इस संदर्भ में
अभी भी पुरानी सोच रखते हैं। बस वक्त बीतता गया और मीठी ने भी अपनी शिक्षा पूरी की और अपने पैरों पर खड़े होते ही अपनी पसंद वैभव से गठबंधन कर लिया। मैं अकेली होकर भी अकेली नहीं थी। कारण था तुम्हारे जैसे स्टूडेंट मुझे अकेला रहने ही नहीं देते थे। फिर इस कॉलेज में स्थानांतरित होकर आए दिवेश 3 वर्षों की दोस्ती कब पसंद में बदल गई पता ना चला। सपना ने बात मुस्कुराते हुए बात समाप्त की। मैं सपना से 3 वर्ष छोटा हूँ और अविवाहित भी। घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से विवाह की उम्र निकल गई और कोई दिल को भाई भी नहीं। सपना जी से मिला, दोस्ती हुई और धीरे धीरे यह अच्छी लगने लगी। परंतु तुम लोगों की तरह एक क्षण मैं निर्णय नहीं लिया। हमने पूरा 1 वर्ष और लगाया एक दूसरे को समझने में ताकि इस दोस्ती को एक नया मोड़ दे सके। दिवेश ने हंसते हुए कहा। और सर मीठी? अनुराग ने पूछा। अभी अनुराग ने मीठी के बारे में पूछा ही अचानक सपना का फ़ोन बजा और सपना ने फ़ोन उठा लिया। मीठी वीडियो कॉल पर थी। मम्मी आपके लिए एक डिजाइनर लहंगा पसंद किया है, जैसे आप बताई थी ना, बिल्कुल वैसा ही। देखो उसकी पिक भेज रही हूँ, यदि पसंद आए तो बता देना। और हाँ, मेहंदी में रात भर सबका डांस परफॉर्मेंस होना है। हाँ मम्मी, डांस स्टेप मैं सिखा दूँगा। पीछे से वैभव की आवाज़ आई। आए बड़े, पहले खुद तो डांस सीख लो। वैभव की हंसी उड़ाते हुए मीठी बोली। अरे अभी 2 महीने पड़े हैं, तू तो एक छोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड है। सपना बोली। क्यों ना हो, आखिर मेरी मॉम ने अपने ढंग से ज़िंदगी जीकर एक मिसाल कायम की है और न जाने कितने लोगों को रास्ता भी दिखाया है। मीठी की बात सुनते ही अनिरुद्ध, अनुराग, रिया और मानसी ने ताली बजाकर मीठी की बात का समर्थन किया। चल मीठी, तुझसे रात में बात करूँगी, कहते हुए सपना ने फ़ोन रख दिया। वाओ मैडम, डिजाइनर लहंगा? मानसी बोली। क्यों नहीं भाई, होगी लोगों के लिए सपना की यह तीसरी शादी। परंतु सपना ने दिल से अपने विवाह के लिए मुझे जीवन साथी चुना है और सपना को इस विवाह पर अपने सारे शौक पूरा करने से कोई भी रोक नहीं सकता। दिवेश की बात सुन सपना एक नवयुवती की भांति शर्मा गई। दोस्तों, अक्सर स्त्री को कमज़ोर समझकर तो कभी रस्म रिवाज के नाम पर उस पर अपने निर्णय लाद दिए जाते हैं और स्त्रियां भी इसको अपनी किस्मत समझकर चुपचाप स्वीकार कर लेती हैं। औरत यदि ठान ले तो वह जमाने से लड़ जाती है। इस कहानी के माध्यम से मैंने औरत के जीवन के अनेक पहलुओं को दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है सपना की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताएं।